नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था है वह व्यवस्था किस प्रकार की है और उसमें जो प्रमुख अधिकारी हैं वह अधिकारी कौन से हैं। और हम यह भी देखेंगे कि प्रांतीय प्रशासन जो बदला वह किस तरह से बदलता रहा। तो एक तरह से पूरी डिटेल्स हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन को लेकर। और यह वीडियो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे बहुत सारे ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं, स्पेशली जो अधिकारी हैं उनका नाम, प्रांतीय व्यवस्था में जो भाग हैं उनका नाम, वह सब कुछ आपसे बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम प्रांतीय प्रशासन के पूरे स्ट्रक्चर को ठीक से समझेंगे, कैसे कैसे शक्तियों का बंटवारा है, कौन किस विभाग को देख रहा है, वह सब कुछ हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को। सबसे पहले जब हम प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो हम यह देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे है, यानी क्षेत्रों को बांटा कैसे गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था है और वह पूरे क्षेत्र पर अपना प्रशासन देख रही है। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एक वीडियो इससे पहले हमने अपलोड किया है। उस वीडियो में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर सबसे पहले है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्रीय शक्ति है, यानी जो पूरा क्षेत्र है, उसको हिस्सों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं इक्ता या फिर विलायत। अब जो आपका यह इक्ता है, यह किसको मिलता था? इक्तेदारों को। और इक्तेदार कौन होते थे? मुख्यतः यह होते थे जो आपके उच्च पद के लोग हैं उनको इक्ता मिलता था, या जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनको इक्ता मिलता था। तो इक्ता व्यवस्था हम देखते हैं, मतलब सबसे पहले केंद्र हो गया, केंद्र के बाद इक्ता, उसके बाद हम देखते हैं जिला या शिक। तो जिले और शिक के रूप में फिर बंटवारा हुआ है, यानी पहले केंद्रीय व्यवस्था है पूरा क्षेत्र, उसके बाद इक्ता है अगला लेवल, फिर उसके बाद है जिला या शिक। शिक के बाद हम देखते हैं परगना, और परगना के बाद हम देखते हैं ग्राम। तो सबसे पहले ग्राम है छोटा हिस्सा, फिर परगना है उससे बड़ा हिस्सा, मतलब कई सारे ग्रामों को मिलाकर परगना, फिर कई सारे परगनों को मिलाकर जिला या शिक जिसे कहेंगे, फिर कई सारे शिकों को मिलाकर इक्ता, और कई सारे इक्तों को मिलाकर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, यानी पूरी केंद्रीय व्यवस्था। तो इस तरह से शक्तियों का या क्षेत्रों का बंटवारा है। अब हम इनके अधिकारियों को देखेंगे और यह समझेंगे कि कैसे इन पर शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। सबसे पहले जो हमने बात की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पर हमको सुल्तान मिलता है, बाद में यहीं पर आपको बादशाह मिलेगा, मतलब जो पद है वह परिवर्तित हो जाएगा बादशाह के नाम से। तो पहले आपको मिलेगा सुल्तान। सुल्तान के बाद हम देखते हैं कि जो इक्ता है या फिर जो विलायत है, यहाँ पर आपको वली, सुल्तान, नाजिम, नायब, मुक्ति और इक्तादार ऐसे सारे अधिकारी मिलेंगे, मतलब यह सारे नाम है अधिकारियों के। अब जो आपका यह सुल्तान है यह हमको कब मिलेगा? क्योंकि सुल्तान आपको केंद्रीय स्तर पर भी मिल रहा है और सुल्तान आपको इक्तादार की व्यवस्था में भी मिल रहा है, यानी जो इक्ते की व्यवस्था है उसमें भी आपको सुल्तान दिख रहा है। तो होता क्या था, जब बादशाह होता था तो बादशाह के जो पुत्र हैं वह सुल्तानों के रूप में नियुक्त होते थे किसी क्षेत्र विशेष पर। वहीं हम यह भी देखते हैं कि जो छोटे सुल्तान है वह भी हमको दिखते हैं। अब छोटे सुल्तान का मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों पर सुल्तान शासन चलाते थे, मतलब स्वतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में, और यह अलग थलग रहते थे, मतलब एक दूसरे से इनकी अलग व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जो पूरा क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, और छोटे छोटे क्षेत्रों पर सुल्तान आपको मिलेंगे। तो जो सुल्तान की व्यवस्था है वह हमको दो रूपों में मिलती है। एक जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है वह आपको मिलेगा, दूसरा जो बादशाह के पुत्र हैं उनकी भी सुल्तानों के रूप में नियुक्ति होती थी, और इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्रों के अपने सुल्तान भी होते थे। तो दूसरी व्यवस्था क्या है? इक्ता या विलायत। फिर मिलेगा आपको जिला या शिक। इसका प्रशासन कौन देखेगा? शिकदार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला प्रशासन को कौन देख रहा है? शिकदार। उसके बाद मिलेगा आपको परगना। परगना कौन देखता था? आसिफ या मुंसिफ, यह प्रमुख अधिकारी है। उसके बाद गांवों का समूह है, यहाँ पर आपको 100 गांव, 1000 गांव, इस तरह से गांवों का समूह दिखेगा, मतलब गांवों को एक समूह में बांटा जाएगा या गांवों को एक समूह में इकट्ठा किया जाएगा। जैसे 100 गांवों का समूह है, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है अमीर सदा, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और अंत में है ग्राम। ग्राम को जो देख रहा है वह है पटवारी, चौधरी, खुद और मुकद्दम। ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, खुद और मुकद्दम, यह ग्राम प्रशासन को देख रहे हैं। तो पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था का बंटवारा है, शक्तियों का जो डिवीजन है, उसे हम ठीक से समझ पा रहे हैं कि कैसे शक्तियां बांटी गई हैं, और उसके साथ साथ हम यह भी समझ रहे हैं कि कैसे क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है। तो केंद्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक शक्तियों का जो बंटवारा है
वह हम देख पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी व्यवस्थाओं को। जैसे अभी हमने चर्चा की इक्ता व्यवस्था की, इक्ता व्यवस्था के विषय में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो सल्तनत है, पूरी सल्तनत, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था, जिसे कहते थे इक्ता या फिर विलायत। तो पूरे सल्तनत को प्रशासनिक रूप से अच्छे तरीके से चलाया जा सके, इसलिए उसको छोटे भागों में बांटते थे, जिसको कहते थे इक्ता। इक्ता को कौन देखता था? या तो प्रांत का गवर्नर, या फिर वली, सुल्तान, नाजिब, नायब, मुफ्ती या फिर इक्तादार। यह अभी हमने पीछे भी देखा। इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो प्रांत है, उस प्रांत में जो शांति व्यवस्था है, जो भू राजस्व की व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वह सारी व्यवस्था यह आपका जो इक्ते का प्रमुख है वही देखता था। अब वह प्रमुख कोई भी हो सकता था, इन सारे नामों में से कोई एक, तो वह इक्ते को देखता था, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसे वह देखता था। इसमें हम देखते हैं कि जो आपका मुक्ति है और जो आपका वली है, यह दरअसल होते थे दूरस्थ प्रांतों के लिए, मतलब ऐसे प्रांत जो सल्तनत के नजदीक नहीं है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यह डायरेक्ट कंट्रोल में कम होते थे। मतलब जो आपका सुल्तान होता था उसका डायरेक्ट कंट्रोल कम होता था इन क्षेत्रों पर। होता क्या था? किसी युद्ध के माध्यम से या किसी समझौते के माध्यम से जो आपके यह क्षेत्र हैं, जो आपके यह इक्ता हैं, इनको सल्तनत व्यवस्था में मिला लिया जाता था। और जब सल्तनत व्यवस्था में मिला लिया जाता था तो वहां के जो प्रशासक है उनको कहते थे मुक्ति या फिर वली। ये अपने क्षेत्रों में न्यायिक कार्य भी पूरी तरह से देखते थे। अब जो आपके यह इक्तेदार होंगे या फिर इक्ता व्यवस्था में जो अधिकारी होगा, जो उसको देख रहा होगा, जनरली हम देखते थे कि इसके पास जो कानूनी अधिकार है वह अधिकार नहीं होते थे, क्योंकि कानूनों को अंतिम रूप से जो कंट्रोल करता था वह था आपका सुल्तान। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है या बहुत दूर है, उनकी जो न्याय व्यवस्था है वह मुक्ति या फिर वली देखते थे। तो जब आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा कि जो मुक्ति और वली है, क्या इनके पास कानूनी अधिकार हैं, न्यायिक अधिकार है, न्याय देने की जो शक्ति है, क्या वह इनके पास है या नहीं है, और फिर आपसे कहेगा कि जो सुल्तान है, न्याय व्यवस्था पर मुख्यतः कंट्रोल उसका होता था। तो जो यह दो स्टेटमेंट आएंगे यह अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, तो वहां पर आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे सवाल यूपीएससी बहुत पूछता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो मुक्ति है यह ज्यादा स्वायत्त है, यानी इसको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है इसकी तुलना में जो आपके नाजिम है, नायब है और जो आपका इक्तादार है, उससे ज्यादा स्वतंत्रता मिली है किसको? मुक्ति और वली को। फिर हम देखते हैं एक पद गवर्नर का। गवर्नर क्या है? यह मुख्यतः होता था केंद्र में और केंद्रीय व्यवस्था को यह चलाता था। दरअसल जो केंद्रीय स्तर के अधिकारी होते थे वह अधिकारी इस गवर्नर के कंट्रोल में होते थे। हम इसी के समतुल्य एक पद देखते हैं वजीर का पद। लेकिन जो वजीर का प्रभाव है वह ना केवल केंद्रीय क्षेत्र पर बल्कि पूरे प्रशासनिक क्षेत्र पर उसका अधिकार होता था। तो जो राजधानी क्षेत्र है मुख्यतः आप कह सकते हैं, वहां पर जो कंट्रोल देखेगा गवर्नर, वहीं जो पूरा साम्राज्य है उस साम्राज्य पर जो कंट्रोल देखेगा वह आपका होगा वजीर। दोनों में अंतर है, यह आप ध्यान रखेंगे। कुछ सुल्तानों को हम देखते हैं कि वह केंद्रीय क्षेत्र में रहते थे और खुद को गवर्नर के रूप में ही नॉमिनेट करते थे, यानी केंद्रीय व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम कई बार हम देखते हैं कि सुल्तान खुद करता था। जैसे जो आपका बलबन है, यह अमीर हाजिब एक शिष्टाचार अधिकारी के रूप में, मतलब जो आपका अमीर हाजिब है यह शिष्टाचार अधिकारी है, तो उसी की हैसियत से यह राजधानी में रहता था। जबकि एक पद उसको और मिला था, वह हांसी का सूबेदार था। तो हम देखते हैं कि जो आपके सुल्तान होते थे वह कई बार जो राजधानी क्षेत्र है वहां पर गवर्नर के रूप में भी रहते थे। वहां की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी वह कंट्रोल करते थे। एक पद आपको मिलेगा दवीर या सचिव। सचिव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है दवीर। यह सचिवालय का प्रधान था, मतलब जो केंद्रीय स्तर पर मुख्य सचिवालय था उसका यह प्रधान था, उसकी सारी व्यवस्थाओं को यह देखता था। अब हम यह देखें कि जो आपकी इक्ता व्यवस्था है उस व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं इल्तुतमिश को। तो इसे हम देखते हैं कि यह एक इक्ता को दूसरे इक्ता में ट्रांसफर करता था। अब यह रणनीति क्या है? यह करता क्या था कि जब कोई इक्तेदार ठीक से प्रशासन नहीं चलाता था तो वह उसके इक्ता को ले लेता था और दूसरे इक्तेदार को दे देता था, यानी इक्ते का ट्रांसफर हो रहा है। वहीं जब हम बलबन का शासनकाल देखते हैं तो जिन क्षेत्रों से इक्ता नहीं मिल रहा था, मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो कर नहीं दे रहे थे। बलबन के शासनकाल के दौरान हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां से राजस्व नहीं मिल रहा था, मतलब बहुत सारे ऐसे इक्ता थे जो टैक्स नहीं दे रहे थे।
तो बलबन ने क्या किया, या तो उन एकताओं को खत्म कर दिया या उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब खालसा भूमि क्या है? यह शाही भूमि है। शाही भूमि का मतलब डायरेक्ट कंट्रोल है सुल्तान का। तो सुल्तान के कंट्रोल में या सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में जो भूमि है उसे कहेंगे खालसा भूमि। और खालसा भूमि से जो भी आय होती थी उसमें किसी का हिस्सा नहीं लगता था, वह सीधा सीधा जाता था शाही खजाने में। यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो खालसा भूमि भी एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अधिकारी है ख्वाजा। इस अधिकारी की नियुक्ति की थी बलबन ने। और यह नियुक्ति क्यों की थी? क्योंकि जो आय व्यय है कहां से? इक्ताओं से, उसका यह हिसाब किताब रख सके। अब समस्या क्या आ रही थी? जो आपके इक्तेदार हैं वह कई बार जो टैक्स है वह टैक्स सुल्तान तक ठीक से नहीं पहुंचाते थे। अब इसका कारण क्या है? जब सुल्तान की स्थिति कमजोर होगी तो वह सुल्तान को टैक्स देने की कोशिश नहीं करेंगे, वह यह चाहेंगे कि टैक्स ना देना पड़े। जब सुल्तान ज्यादा ताकतवर होगा तो टैक्स देना पड़ता था। तो बलबन के समय यह समस्या हम देखते हैं कि जो इक्तेदार हैं वह कई बार टैक्स नहीं देते थे। इसीलिए बलबन इक्ताओं को खत्म करके उन्हें खालसा भूमि में भी परिवर्तित कर रहा था। तो ख्वाजा नामक एक अधिकारी उसने नियुक्त किया था जिसका काम ही यही था कि वह जाकर पता करे कि जो आय हो रही है और जो खर्च हो रहा है इक्ताओं में वह क्या ठीक है या नहीं है, या जो इक्तेदार हैं वह जानबूझकर टैक्स रोक तो नहीं रहे हैं। तो आय व्यय का हिसाब रखने का काम इसे दिया गया था। अब हम देख लेते हैं जिला या शिक, परगना और जो गांवों का समूह है इसे देख लेते हैं और इनकी जो व्यवस्था है उसे भी समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि जब 14वीं सदी का काल आता है तो जो सल्तनत काल है जिसकी स्थापना पहले हो चुकी है, यह सल्तनत काल विस्तार करने लगता है। यानी सल्तनत अब बड़े क्षेत्रों पर फैलने लगती है, उसका क्षेत्र बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रांत हैं उनको छोटे जिलों में बांटा जाता है। मतलब अब शक्तियों का डिवीजन करने की जरूरत है, तभी जाकर प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से चलाया जा सकेगा। तो प्रांतों का डिवीजन किया जाता है जिलों में और इसी के तहत सिकों की स्थापना होती है। यानी जो जिले हैं इन्हीं को कहा जाता है सिक। और सिक का मतलब क्या है? एक हिस्सा। तो सिकों के रूप में स्थापना की जाती है जिलों की और इनका जो शासक है उसे क्या कहेंगे? सिकदार। तो 1279 ईस्वी में सबसे पहली बार बलबन ने सिकों की स्थापना की थी या जिलों की स्थापना की थी। कारण क्या? शक्ति बढ़ रही थी, क्षेत्र का विस्तार हो रहा था और यह कोशिश की जा रही थी कि एक डिवीजन करके और शक्तियों का बंटवारा करके, क्षेत्रों का बंटवारा करके अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाए जिससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह ठीक से चलाई जा सके। तो सिकदार आपने समझ लिए। अब जो आपके सिक हैं इनको बांटा जाता था आगे फिर परगनों में या फिर जिलों में। जो परगना है वहां पर हम देखते हैं कि आपको आमिल और मुंसिफ यह दो प्रमुख अधिकारी मिलते हैं। काम क्या है इनका? जो आपका आमिल है यह प्रशासनिक अधिकारी है और जो आपका मुंसिफ है यह राजस्व विभाग का अधिकारी है। तो प्रशासन व्यवस्था ठीक से चले और उसकी जो कार्यवाही है वह देखने का काम करता था आमिल, और राजस्व व्यवस्था यानी जो टैक्स का कलेक्शन है वह ठीक से हो वह काम देखता था मुंसिफ। यह आप ध्यान रखेंगे। बाद में हम देखते हैं कि जब लोधी काल आता है तो यही जो आपका सिक है इसके लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग होगा। नाम क्या है? सरकार शब्द। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोधी काल में जो सरकार शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपके सामने सिक ऑप्शन भी आ सकता है, आपके सामने जिला ऑप्शन भी आ सकता है। तो लोधी काल में यह परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 100 गांवों के समूह है, यानी गांवों की ग्रुपिंग की जा रही है 100 के समूह में, और उनका जो शासक है उसे कहेंगे अमीरे सदा। तो अमीरे सदा यह गांवों के ग्रुप का शासक है। और जो आपका इब्न बतूता है वह इन गांवों का उल्लेख करता है। मतलब जब वह भारत में आता है तो उसको ऐसे शासन की इकाइयां मिलती है, यानी शासन व्यवस्था को चलाए जाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं उसको मिलती है जिसका वर्णन वह करता है। अब यह आपका इब्न बतूता कौन है? मोरक्को का यात्री। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखें आपका ग्राम प्रशासन। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पैतृक व्यवस्था है। मतलब ग्राम प्रशासन में हम देखते हैं कि एक बार जो प्रशासक बन जाता है उसके उत्तराधिकारी ही प्रशासक बनते हैं। तो यह कैसी व्यवस्था है? पैतृक व्यवस्था। इसके साथ साथ गांव में हम देखते हैं कि जो स्वशासन है वह व्यवस्था भी हमको दिखती है। तो एक तो पैतृक व्यवस्था है, दूसरा स्वशासन की व्यवस्था भी है। मतलब इनका अपनी प्रशासन की व्यवस्था पर काफी अधिकार है। तो जो गांव के मुख्य अधिकारी हैं
अब देखिए, दो तरह की व्यवस्था चलेगी। एक जो पैतृक अधिकारी हैं जो अपने पदों पर बने रहेंगे, दूसरा स्वशासन चलेगा, वह भी हम समझेंगे। तो पैतृक व्यवस्था और स्वशासन की व्यवस्था दोनों है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अधिकारी भी हमको मिलेंगे, और जो आपके यह अधिकारी होंगे, इन अधिकारियों के साथ भी हम देखेंगे कि पैतृक व्यवस्था के साथ यह भी दिखेंगे हमको। कैसे? एक बार अगर कोई पटवारी बन गया तो उसका पुत्र भी पटवारी बने, इस बात की संभावना ज्यादा होती थी। तो ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे। इन अधिकारियों को अगर हम देखें तो जैसे हमने बात की पटवारी की, जो लेखाकार है, फिर हमको मिलता है चौधरी, फिर खुद, फिर मुकद्दम। मुकद्दम कौन है? मुखिया। यह मुकद्दम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुकद्दम हमको मिलेगा ग्राम स्तर पर, और इनका काम क्या है? यह टैक्स वसूलने का, और जो क्षेत्रीय प्रशासन है या फिर जो ग्राम प्रशासन है उसे देखने का काम करते थे। जो गांव का मुखिया है, यह कभी कभी जो अपने किसान है, यानी कि गांवों के जो किसान है, उनसे अलग से भी टैक्स लेता था, उनसे उपकर लेता था, और जिसको कहते थे किस्मते खेती। तो किस्मते खेती के नाम से लिए जाने वाला टैक्स गांव का मुखिया लेता था, और यह उपकर था। जब हम शासन देखते हैं अलाउद्दीन का, तो उस समय हम पाते हैं कि जो आपके यह खुद हैं, जो आपके चौधरी हैं, जो आपके मुकद्दम हैं, इनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, इनकी शक्ति को घटाया जाता है, और अब इनसे भी टैक्स लिया जाने लगता है। मतलब पहले हम देखते हैं कि जो गांव का मुखिया है उसका काम क्या है? टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान को पहुंचाना। लेकिन अलाउद्दीन के शासनकाल के समय हम देखते हैं कि जो गांव का मुखिया है उसे भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो भू राजस्व है अब वह इनसे भी वसूला जाएगा। जो गृह एवं चराई कर है वह भी इनसे वसूला जाएगा, इससे गांव के मुखिया से। वहीं जब हम देखते हैं शासनकाल गयासुद्दीन तुगलक का, तो फिर से जो गांव का मुखिया है उसकी प्रतिष्ठा स्थापित होती है, और जो उनसे पहले टैक्स लिया जाने लगा, यानी अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान, अब वह टैक्स इनसे नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसमें मुख्यतः जो गांव का मुखिया है, जो कि चौधरी है या फिर मुकद्दम है, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, और इनका बहुत कंट्रोल होता था ग्रामीण प्रशासन पर। तो जो जजिया की व्यवस्था है, जो गैर हिंदुओं से ली जाती थी, जो खराज है, गृहकर है, चराई कर है, जनरली हम देखते हैं कि जो आपके चौधरी है या फिर जो गांव का मुखिया है उससे यह टैक्स नहीं वसूले जाते थे। अब जो आपका यह जजिया है, इस जजिया में भी आप ध्यान रखिएगा यह टैक्स सारे गैर मुस्लिमों से नहीं वसूला जाता था, यानी गैर मुस्लिमों में भी जो आपके उच्च हैं, उच्च मतलब दो तरीके से, एक शक्ति के रूप में या फिर संपत्ति के रूप में, दूसरा जाति व्यवस्था, यह भी हमको दिखेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक जो ब्राह्मण है इनसे जजिया नहीं वसूला जाता है, तो जजिया वसूलने के भी पैमाने हैं। बाद में इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा और सबसे जजिया वसूला जाने लगेगा, वह एक अलग टॉपिक है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान ओवरऑल जो हम देख पाते हैं कि जो आपका गांव का मुखिया है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि यह व्यवस्था कुछ समय के लिए अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान बदलती है। जो ग्राम पंचायतें हैं उनका मुख्य काम क्या है? शिक्षा व्यवस्था को देखना, स्वच्छता को देखना, और जो न्याय व्यवस्था है, ग्रामीण पंचायतें, उनके माध्यम से यह लोग न्याय भी करते थे। तो मुख्य इनके काम है। अब हम देखते हैं आपकी सैन्य व्यवस्था। यह व्यवस्था कैसे है? जो सैन्य व्यवस्था है इसके विषय में हमने देखा था कि यह तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी केंद्रीय स्तर पर। वही व्यवस्था हमको ग्रामीण स्तर पर भी दिखती है। और जो आपका बलबन है इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी, और जो आपका अलाउद्दीन है इसने अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो दो परिवर्तन है। सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। अस्थायी सेना रखने की, नगद वेतन देने की, ताग और हुलिया व्यवस्था, यह सब किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद हम देखते हैं एक विभाग है दीवाने अर्ज, और इस विभाग का प्रमुख कौन है? आरिजे मुमालिक। विभाग का नाम क्या है? दीवाने अर्ज, और मुखिया का नाम या प्रमुख का नाम क्या है विभाग के? आरिजे मुमालिक। इसका काम क्या है? यह सैनिकों की भर्ती करता था, उनके वेतन निर्धारित करता था, उनको वेतन किस प्रकार से मिल रहा है, उनको भूमि किस प्रकार से मिल रही है, क्योंकि भूमि भी मिलती थी वेतन के रूप में, तो वह सब कुछ इनको किस प्रकार से मिल रहा है, यह सारा काम यह व्यक्ति देखता था। कौन? आरजे मुमालिक। तो जो सैन्य व्यवस्था है उस सैन्य व्यवस्था की देखभाल करना आरजे मुमालिक का काम था। कुल मिलाकर हम यह देख पाते हैं कि कोई सुल्तान कितना ताकतवर है यह डिपेंड करता था कि उसके पास कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है। कुछ उपाधियां भी हम देखते हैं जो सैनिक श्रेणियों को मिलती हैं, जैसे अमीर, खान और मलिक। तो यह उपाधियां हैं जो सैनिक श्रेणियों को मिलती है। जब हम इल्तुतमिश का शासनकाल देखते हैं तो सबसे पहले जो सल्तनत की सेना है उस सेना को इसी व्यक्ति ने बनाया था, और जो केंद्रीय सेना है
उसे कहते थे अम्श ए कल्ब, यह भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कल्ब ए सुल्तानी। तो दो नाम है, अश्म ए कल्ब या फिर कल्ब ए सुल्तानी। तो जो सेना व्यवस्था बनाई गई, मतलब सबसे पहली बार इस सल्तनत की अपनी सेना हो। अब यहाँ आप देखेंगे पहले क्या था, कबीलाई व्यवस्था, और उस कबीलाई व्यवस्था में जो कबीले हैं यह आपस में मिलकर आक्रमण करते थे, और आक्रमण के बाद जो क्षेत्र जीतते थे वहां के संसाधनों को आपस में बांट लेते थे। यह व्यवस्था चल रही थी। तो जो सल्तनत की सेना बने, मतलब सल्तनत की अपनी सेना हो, वह शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। बाद के जो प्रशासक हैं वह अलग अलग परिवर्तन करते रहेंगे। इल्तुतमिश के समय हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सेनाएं थी। जैसे जो आपकी केंद्रीय सेना है उसे कहेंगे हश्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी, यह हमने अभी देखा। जो प्रांतीय सेना है उसे कहेंगे हश्म ए अतरफ, और जो शाही घुड़सवार हैं उनको कहेंगे सवार ए कल्ब, और जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेना है उसे कहेंगे शमशी घुड़सवार। तो इल्तुतमिश के समय सेनाओं का विभाजन है, कौन सी सेना किससे कनेक्टेड है यह आप ध्यान रखेंगे। जैसे कल्ब केंद्रीय सेना, इतना सिर्फ याद रखिए, अतरफ प्रांतीय सेना, सवार घुड़सवार सेना, और शमशी यह भी घुड़सवार सेना है। तो यह सैन्य व्यवस्था हो गई। अब हम देखें एक व्यवस्था है सैन्य व्यवस्था में ही दशमलव सैन्य व्यवस्था, जो मुख्यतः हम देखते हैं कि जब खिलजी वंश आता है उस दौरान यह व्यवस्था प्रारंभ होती है। अब यह व्यवस्था कैसी है? दशमलव मतलब 10 की संख्या में, यहाँ दशमलव का मतलब 10 की संख्या है, 10 की संख्या में सेना को रखना या 10-10 के ग्रुप में सेना को बांटना। यह व्यवस्था हम देखते हैं कि खिलजी वंश के दौरान प्रारंभ होती है। और यह व्यवस्था कहाँ की थी? मंगोलों की व्यवस्था। और इस व्यवस्था में जो सेना है इसको बांटा जाता था ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को अमीरान सदा, अमीरान हाजरा और अमीरान तुमन इन नामों से पुकारते थे। तो इस व्यवस्था को हम देखते हैं। जैसे अमीर दह है, यह क्या है? 10 सैनिकों का सेना नायक, उसे क्या कहेंगे? अमीर दह। उसके बाद अमीर सदा, यह कौन है? जो 10 अमीर हैं उनका सेना नायक, यानी कि 100 सैनिकों का सेना नायक, उसे कहेंगे अमीर सदा। उसके बाद अमीर हजारा, यह 1000 सैनिकों का सेना नायक है। उसके बाद अमीर तुमन, यह 10,000 सैनिकों का सेना नायक है। यानी सबसे ऊपर कौन है? अमीर तुमन, इसके नीचे कौन है? अमीर हजारा, इसके नीचे कौन है? अमीर सदा, इसके नीचे कौन है? अमीर दा। तो इस तरह से सेना को 10-10 की संख्या में बांटा गया है। इसी तरह का वर्णन हम जियाउद्दीन बर्नी का देखते हैं। वह भी इस दशमलव सैन्य प्रणाली को स्पष्ट करता है, उसके विषय में बताता है, लेकिन जो उसके विवरण है वह थोड़े डिफरेंट है। कैसे? वह बताता है कि एक अधिकारी है तरखेल, यह 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी है उसका प्रधान है। फिर यह दूसरा पद बताता है सिपाह सालार, यह जो 10 तरखेल हैं यानी कि जो 100 घुड़सवार हैं उनका प्रमुख है। अमीर की बात करता है, जो 10 सिपाह सालार हैं यानी कि 1000 घुड़सवार उनका प्रमुख है। इसके बाद मलिक है। मलिक कौन है? 10 अमीर या फिर 10,000 घुड़सवारों का प्रधान है। तो आप देख रहे होंगे कि 0 एक आगे बढ़ रहा है। यहाँ 10 है, यहाँ 100 हो गया, 1 0 बढ़ा, फिर यहाँ 1000 हो गया, 1 0 बढ़ा, फिर यहाँ 10,000 हो गया, 1 0 बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ेगा 1 0 और यह 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकारी कौन है? खान, यह 10 अमीरों का या फिर 1 लाख घुड़सवारों का प्रमुख है। और अंत में मिलता है हमको सुल्तान, जो 10 खानों का प्रमुख है। तो इस तरह सबसे ऊपर सुल्तान, फिर खान, खान के बाद मलिक, मलिक के बाद अमीर, अमीर के बाद सिपाह सालार और सिपाह सालार के नीचे सरखेल। यह व्यवस्था बताते हैं जियाउद्दीन बर्नी। और यह व्यवस्था भी कैसी है? दशमलव सैन्य व्यवस्था, मतलब 10 के गुणक में सेना डिवाइडेड है। यह व्यवस्था आप ठीक से समझ गए होंगे। अगली व्यवस्था हम देखते हैं। अलाउद्दीन ने बहुत सारे सैन्य सुधार किए थे। जैसे उस समय हम देखते हैं कि जो सेना है उसका एक अधिकारी है, इसकी चर्चा भी हमने पीछे की, मलिक, और एक है खान। लेकिन खान के साथ हम देखते हैं कि ज्यादातर यह शब्द प्रयोग होता था आदर सूचक उपाधि के लिए, यानी जो हमने इस्तेमाल किया कि 1 लाख घुड़सवारों के साथ यह होता था, वह ज्यादातर इन रियलिटी में नहीं होता था, क्योंकि 1 लाख घुड़सवार की सेना बहुत बड़ी सेना हो गई। सल्तनत काल में शायद ही इतनी बड़ी किसी के पास सेना थी। तो यह शब्द प्रयोग किया जाता था ज्यादा आदर सूचक शब्द के रूप में। तो अलाउद्दीन के समय हम देखते हैं कि उसने कुछ परिवर्तन किए, जैसे अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था की कि अब जो सेना है उसका काम केवल और केवल सैन्य कार्य है। इससे पहले क्या हो रहा था? जो सेना थी उसके अन्य कार्य भी थे। जब युद्ध होता था सेना इकट्ठा होती थी, युद्ध लड़ती थी। जब युद्ध समाप्त हो जाता था सेना वापस हो जाती थी, अपने अपने काम सब करने लगते थे। यह व्यवस्था अलाउद्दीन ने परिवर्तित की और अस्थाई सेना रखने का प्रबंध किया। उसके अलावा जो सैनिक है
इनकी अब सीधी भर्ती होगी, यह व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। और सबसे प्रमुख जो नगद वेतन देने की व्यवस्था है, यह व्यवस्था भी अलाउद्दीन ने प्रारंभ करवाई। अस्थायी सेना रखना, जो सेना है उसकी सीधी भर्ती होना और जो सैनिक हैं उनको नगद वेतन देना, यह व्यवस्था अलाउद्दीन के द्वारा प्रारंभ करवाई गई। इसके अलावा अलाउद्दीन ने जो इक्ता देने की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया और जो सेना के लोग हैं उनके वेतन फिक्स कर दिए। जैसे जो आपका अश्वारोही है उसका वार्षिक वेतन हो गया 234 टंका और अगर उसके पास 2 घोड़े हैं तो 78 टंका उसको अतिरिक्त मिलेगा। मतलब अगर एक घोड़े के साथ है अश्वारोही तो उसको 234 टंका मिलेगा। एक घोड़ा एडिशनल है, मतलब अश्वारोही तो एक ही है पर उसके पास घोड़े 2 हैं तो उसको 78 टंका और मिलेगा। यह परिवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन ने। अब यह परिवर्तन यह कर क्यों रहा था? क्योंकि जो आपके इक्तेदार थे यह कई बार शक्तिशाली हो जाते थे और जब शक्तिशाली हो जाते थे तो विद्रोह कर देते थे और जब विद्रोह करते थे तो जो सुल्तान का पद है वह संकट में आ जाता था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? इक्ता ही समाप्त कर दिया। जब इक्ता समाप्त हो गया तो इनकी जो शक्ति है इक्तेदारों की वह शक्ति कमजोर हो गई और जब शक्ति कमजोर हो गई तो विद्रोह की जो संभावना है वह संभावना भी कमजोर हो गई। तो अलाउद्दीन आता है केंद्रीयकरण की व्यवस्था के साथ, इसकी चर्चा हमने बार बार की है। यह शक्तियां अपने पास केंद्रित कर लेता है और इससे क्या होता है कि जो विद्रोह होने की संभावना है वह संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ जो अलाउद्दीन है इसने घोड़े को दागने की व्यवस्था और जो सैनिक है उनका हुलिया बनवाने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी। अब घोड़े दागने से क्या होगा? गलत घोड़े नहीं आएंगे, यानी घोड़ों की पहचान की जाएगी और कौन से घोड़े सैन्य व्यवस्था में शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा दाग कर। उसके अलावा जो सैनिक हैं इनका भी हुलिया बनवाया जाएगा, इससे सैन्य व्यवस्था भी मजबूत हो सके। तो यह सारे परिवर्तन करता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाद हम देखते हैं कि कैसे सैन्य सुधार होते हैं। जो आपका फिरोज शाह तुगलक है यह कुछ परिवर्तन करता है, जैसे अनुवांशिक आधार पर यह इक्ता देने की व्यवस्था प्रारंभ कर देता है। मतलब एक जो इक्तेदार है उसके वंशजों को इक्ता मिलेगा, यह व्यवस्था यह प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद सबसे खराब काम किया कि दासों की भर्ती प्रारंभ कर दी सेना में। इससे क्या हुआ? जो सैन्य व्यवस्था है वह काफी कमजोर हो गई, क्योंकि जो आपके दास होते थे इनका प्रशिक्षण नहीं होता था सैनिक के रूप में। मतलब उस लेवल की ट्रेनिंग इनकी नहीं होती थी जैसे सामान्य सैनिक होते थे। यह ज्यादातर सेना के रूप में इसलिए भर्ती हो जाते थे या इनको इसलिए भर्ती करवा दिया जाता था क्योंकि यह दास जीते गए होते थे ज्यादातर क्षेत्रों से। मतलब एक क्षेत्र पर हमला किया जाता था, उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको दास बनाया जाता था और दास बनाने के बाद उनको सेना में भर्ती कर दिया जाता था। तो इस व्यवस्था से हम देखते हैं कि जो सैन्य व्यवस्था है वह काफी कमजोर पड़ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सिकंदर लोधी का काल आता है तो जो हुलिया व्यवस्था है जो अलाउद्दीन के समय प्रारंभ हुई है उस हुलिया व्यवस्था को यह और मजबूत करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको शब्दों में परिवर्तन मिलेगा। अब क्या परिवर्तन होगा? यह हुलिया के स्थान पर शब्द इस्तेमाल करेगा चेहरा। तो अलाउद्दीन हुलिया बनवाता था और सिकंदर लोधी चेहरा बनवाता था, लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो सिकंदर लोधी भी परिवर्तन करेगा सैन्य व्यवस्था में। इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन के शासनकाल के बाद कि अलाउद्दीन क्या करता था, जो वेतन है वह नगद देता था। लेकिन बीच में आ गए आपके मुक्ता। मुक्ता क्या करते थे? अब यह सुल्तान से वेतन लेते थे सैनिकों का और वह वेतन यह मुक्ता डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इससे क्या होने लगा? जो आपके यह मुक्ता है यह कमीशन लेने लगे। मतलब सुल्तान से वेतन आता था टोटल, वह वेतन पहुंचता था किसके पास? मुक्ता के पास, और मुक्ता वह वेतन देता था सैनिकों को। तो यह अपना कमीशन लेने लगा और जब कमीशन लेने लगा इसका मतलब यह कि जो सैनिक है इनको अब क्या मिलेगा? कम वेतन। और जब कम वेतन मिलेगा सैनिकों को तो इसका प्रभाव दिखेगा कहाँ? क्षमता पर, और क्षमता से ज्यादा समर्पण पर। मतलब अब यह उस स्तर तक समर्पित नहीं होंगे। लेकिन जब समय आया गयासुद्दीन तुगलक का तो उसने इस कमी को समझा और समझने के बाद क्या किया? यह प्रथा समाप्त कर दी और इसने रजिस्टर बनवाया। इसका सैनिकों का रजिस्टर, जिसमें यह नोट होता था कि किस सैनिक को कितना वेतन और कब दिया गया। उस सैनिकों के जो वेतन का रजिस्टर है वह किसने बनवाया? गयासुद्दीन ने। और मुक्ता के माध्यम से जो वेतन बट रहा था उस व्यवस्था को भी इसने समाप्त कर दिया। जो यह आपका रजिस्टर है इसे क्या कहेंगे? वसीलाते हश्म। कौन सा रजिस्टर? सैनिकों का वेतन रजिस्टर। तो यह परिवर्तन किया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इस समय हम देखते हैं कि जो सैनिक हैं इनको कितना वेतन दिया गया, कब कब दिया गया,
वेतन से संबंधित जो नीतियां है, मतलब गयासुद्दीन तुगलक से ज्यादा डिटेल्स मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमको दिखती है। तो पूरा विवरण हमको मिलता है सैनिकों को दिए जाने वाले वेतन का। और इसके समय भी हम देखते हैं कि जो मुक्ता है और जो सेनाध्यक्ष है, इन दोनों से अब राजस्व वसूली का अधिकार भी छीन लिया गया। यानी जो सेनाध्यक्ष है, ना तो वह टैक्स कलेक्ट करेगा, ना तो जो मुक्ता है वह टैक्स कलेक्ट करेगा, बल्कि इसने प्रांतों में अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके लिए टैक्स कलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, तो इसने अधिकारी नियुक्त कर दिए। कौन से अधिकारी? ठेकेदार और फौजदार, 2 अधिकारी इसने नियुक्त किए। इन दोनों का काम क्या है? टैक्स का कलेक्शन करना प्रांतीय स्तरों पर। ये जो आपका फौजदार है, इसके विषय में हमने देखा था कि यह जो दिल्ली का क्षेत्र है, यानी जो राजधानी का क्षेत्र था, वहां की व्यवस्था को देखता था, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वहां की प्रशासन व्यवस्था, उसका नियंत्रण यह देखता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं यह व्यक्ति टैक्स कलेक्शन का काम भी देख रहा है। कहाँ? प्रांतों में। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो बलबन का शासनकाल है, इसमें भी परिवर्तित हुआ और यहाँ पर सबसे पहली बार आरजे मुमालिक की स्थापना की गई। और यह प्रधान था किसका? सैन्य विभाग का। और सैन्य विभाग को कहते क्या थे? दीवाने अर्ज। तो जो सैन्य विभाग है, यानी जो दीवाने अर्ज है, उसका एक प्रधान नियुक्त किया गया, जैसे कह रहे हैं आरजे मुमालिक। और यह काम किया किसने? बलबन ने। इसके बाद जो लोधी वंश है, यह अफगान परंपरा से था। तो जो अफगानों की परंपरा है, यानी प्रजा तंत्रात्मक व्यवस्था, उस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता है, यानी शक्तियों का बंटवारा। अब यहाँ पर जो आपका सुल्तान है, सारी शक्तियां सुल्तान के पास ही नहीं है, बल्कि जितने भी प्रांतीय प्रशासक हैं, उन सबके पास अपनी अपनी शक्ति है। यही व्यवस्था थी अफगान शासन व्यवस्था। और इसमें हम देखते हैं कि हर प्रांतीय शक्ति के पास अपनी सेना होती थी। तो जो सेना का स्वरूप है, वह स्वरूप अब बदल गया और जनजातीय लड़ाकू सेना का स्वरूप हो गया। मतलब जिस क्षेत्र विशेष में जो लोग हैं, उसी समुदाय से जुड़े सैन्य अधिकारी भी हैं और सैनिक भी हैं। इससे क्या हो गया? जनजातीय सेना व्यवस्था, यह व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। एक शब्द मिलेगा आपको, खास खेल। खास खेल किसको कहेंगे? ऐसे सैनिक जो सुल्तानों के सैनिक के रूप में भर्ती किए गए हैं। मतलब सुल्तान के लिए जो सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, मतलब जो सुल्तान के संबंधित कार्यों को ही देखें, उनको कहा जा रहा है खास खेल। यह करते क्या थे? मुख्यतः यह शाही अंगरक्षक होते थे या फिर गुलाम होते थे। मतलब शाही व्यवस्था को देखना, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखना, और जो सेवा की व्यवस्था है सुल्तानों की, उस व्यवस्था को देखने के लिए जिन सैनिकों की नियुक्ति की गई, उसे कहते हैं खास खेल। सल्तनत काल के दौरान हम देखते हैं कि जो सेना है, यह सेना 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी? एक आपकी घुड़सवार सेना, एक आपकी गज सेना यानी हाथियों की सेना, और एक आपकी पैदल सेना जिसे कहेंगे पायक। तो इस तरह से पूरी सैन्य व्यवस्था है जो हमें सल्तनत काल के दौरान दिखती है। प्रांतीय प्रशासन हमने देख लिया, ग्राम प्रशासन देख लिया, सिख प्रशासन देख लिया, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े सभी प्रमुख अधिकारी देख लिए, इस अधिकारी का क्या काम है वह देख लिया, कैसे अलग अलग प्रशासकों के साथ इन प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति में परिवर्तन हुआ, उसके कामों में परिवर्तन हुआ, वह सब कुछ हमने देख लिया। तो जो पूरी व्यवस्था है सल्तनत काल की, वह हमने ठीक से समझ ली है। आने वाले वीडियोस में हम इनकी धार्मिक व्यवस्था, हम इनकी आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और अन्य जो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, उन सबको काफी डिटेल से कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।